नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। वी हैव सीन Doberinus triad as well Newland's law of octave. These were having some limitations. So we need some more improvised and refined and precise grouping or classification of elements. So in this pathway, the main credit for classifying elements goes to Dmitry Ivanovich Mendeleev, a Russian chemist. He was the most important contributor in early development of periodic table. So he was Russian chemist, and also he was the 18th child of his mother. His mother instructed Mendeleev that the nature's law is dominant all over. That we may be wrong at certain places, but nature never goes wrong. So nature's law are fundamental and most elementary. The same thing what his mother has instructed is applied by Mendeleev in his periodic classification, and that is the geniosity of हिज पीरियोडिक टेबल। तो हम देखते हैं कि मेंडलीव ने कैसे अपनी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया। सबसे पहले उस समय जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल थे तो उन्होंने उसको अलग अलग फ्लैग कार्ड्स पर सबके प्रॉपर्टीज के साथ लिखा। जैसे हमने देखा न्यूलैंड्स लॉ में मेटल के साथ नॉन मेटल की ग्रुपिंग की गई है और लॉ को ऊपर रखा गया है। जो लॉ बनाया है न्यूलैंड्स ने उसको ऊपर रखा गया है। ऐसे ही हमने डोबेरिनस में देखा था कि उन्होंने नाइट्रोजन फैमिली को ही छोड़ दिया। जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक की एक फैमिली है, क्योंकि वो उनके लॉ में फिट नहीं बैठ रहा था तो छोड़ दिया। और न्यूलैंड्स लॉ ने क्या किया कि मेटल और नॉन मेटल को रख दिया। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने बहुत बोल्ड हाइपोथेसिस दी कि मेरा लॉ, दो ही हैज स्टेटेड लॉ, बट ही हैज ऑल्सो टोल्ड दैट माई लॉ may be wrong, but the nature is always correct. So he himself has gone against his law at many places, which later on came true that nature is true. तो बाद में वो पता चला कि उन्होंने जो बोल्ड हाइपोथेसिस दी है कि नेचर हमेशा सत्य होता है, वो बात सही निकली। सो हम देखते हैं कि मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इनकी टेबल के बारे में समझते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से दी। नाउ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जिस समय इनकी पीरियोडिक टेबल दी गई, सो रशियन साइंटिस्ट डिमिट्री आइकोनोविच मेंडलीव ने ये जो चीज़ दी है, सो लीव नाउ So he has projected his periodic law in 1869. Now, at that time, atomic masses of the elements were known. It was not known that what is atomic number, कि किसमें कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो डिस्कवरी थी इट वाज इन अर्लियर स्टेज एंड इट इज़ नॉट नोन वेल कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। जितने प्रोटॉन होते हैं वही किसी भी चीज़ का एटॉमिक नंबर होता है।
किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन उस समय ये चीज़ें पता नहीं थी, तो उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे टेबल बनाई। दैट ही हैज़ गिवन पीरियोडिक लॉ दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये इनका पीरियोडिक लॉ है। सो Mendeleev's periodic law, properties of elements are periodic function of their atomic masses. Function of their atomic masses। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है इफ, मेन लॉ तो यही है, यही आपको लिखना है। इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in increasing order, तो अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, then properties of elements, physical and chemical properties of elements are repeating again and again after certain period of elements। कुछ एलिमेंट्स के बाद वही प्रॉपर्टी फिर मिलेगी, कुछ एलिमेंट्स के बाद फिर मिलेगी। ये इन्होंने नहीं बताया कि कितने एलिमेंट्स के बाद मिलेगी, जैसे कि न्यूलैंड्स लॉ में बताया गया कि 8 के बाद मिलेगी, फिर बाद में वो 9 के बाद हो गया जैसे ही नोबेल गैसेस का डिस्कवरी हुआ। तो इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने के बाद मिलेगी, लेकिन इन्होंने कहा मिलेगी ज़रूर, ये इनका मेन कहना था। सो ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, देन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, of elements are periodically repeated। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उनके भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण एक आवृत्ति के बाद पुनर्स्थापित होते हैं, यानी फिर से रिपीट होते हैं, वही फिर से रिफ्लेक्ट होते हैं, प्रदर्शित होते हैं, ऐसा इनका कहना था। दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। फिर से समझें इस बात को, जैसे कि अगर ये सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ इसके चारों तरफ चल रही है और फिर से ये यहीं आ जाएगी चलते चलते, लेकिन एक पीरियड के बाद आएगी, 365 डेज के बाद, 365.25 डेज के बाद आ जाएगी, क्योंकि लीप ईयर भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ अर्थ इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि ये यहाँ कब आएगी, वही प्रॉपर्टीज फिर से कब आएगी, दैट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, थोड़े एटॉमिक मास के बाद फिर आ जाएगी। तो ये पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक मास का है, जब थोड़े एटॉमिक मास बढ़ते चले जाएंगे तो वही प्रॉपर्टी फिर से दिख जाएगी। यहाँ क्या है कि द पोजीशन ऑफ अर्थ इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद धरती की वही पोजीशन होगी। जब हम अपना बर्थडे मनाते हैं तो हम उसी पोजीशन पर मनाते हैं जहां हम पैदा हुए थे, क्योंकि अर्थ बार बार वहीं आ जाती है।
तो ये चीज है। सो पोजीशन ऑफ अर्थ, वहां था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, बार बार फिर से वही आती जाती है प्रॉपर्टी। सो पोजीशन, और यहाँ पर टाइम तो हमेशा बढ़ता ही रहता है, वैसे ही हमने एटॉमिक नंबर को बढ़ते क्रम में लगा दिया। सो पोजीशन ऑफ अर्थ इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम तो इंक्रीजिंग होता ही है, एवर इंक्रीजिंग है, तो वही चीज है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। यदि एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाए तो प्रॉपर्टी रिपीट होती चली जाती हैं। नाउ मेंडलीव हैज रिटन वेरियस, स्टडीड वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। he was the first chemist who has also included chemical properties। इसके पहले किसी ने केमिकल प्रॉपर्टी को ध्यान नहीं दिया था, डेंसिटी को ध्यान दिया था, इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे ध्यान दिया था, मेटल है नॉन मेटल इस पे ध्यान दिया था। केमिकल प्रॉपर्टीज पर किसी साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने ध्यान ही नहीं दिया था। बट इन्होंने सबके हाइड्राइड और सबके ऑक्साइड्स के भी फार्मूले लिखे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनका केमिकल फार्मूला क्या है। ऑक्साइड्स के साथ जैसे CO2, SO2, Na2O, ऐसे सबके ऑक्साइड्स बनाए और सबके हाइड्राइड भी बनाए, जैसे CH4, H2S, HCl। तो हाइड्रोजन से ये कैसे अपने बॉन्ड बनाते हैं ये भी देखा, और ऑक्सीजन से कैसे बनाते हैं ये भी देखा। ऐसा क्यों देखा? क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में हैं सारे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते ही बनाते हैं, और जितने भी एलिमेंट्स हैं इस यूनिवर्स में सारे के सारे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को डिटरमाइनिंग फैक्टर के तौर पर लिया केमिकल प्रॉपर्टीज के। तो इसलिए ही वाज फर्स्ट केमिस्ट टू इंट्रोड्यूस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो, सो दैट हिज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज मोर जेन्युइन। ऐसा करने के लिए इन्होंने किया। तो अब हम देखते हैं कि इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में क्या क्या किया। नाउ सी, हियर इज द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ मेंडलीव्स। सो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सबसे पहले ये दीज आर वेरियस ग्रुप्स, तो इन्होंने 8 ग्रुप ले लिए और ग्रुप्स को रोमन में डाला। तो आप ये रोमन नंबर देख रहे हैं, तो रोमन में डाला, और फिर यहाँ सीरीज ली। ये जैसे ये सब सीरीज हैं। अभी आजकल इनको पीरियड कहा जाता है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लेकिन उनके समय में उन्होंने इसे कहा था सीरीज। सो ही हैज टेकन 6 सीरीज। सो 6 सीरीज है, और इन्होंने अपने जीवन काल में अपनी ही पीरियोडिक टेबल को 3 टाइम्स रिफाइन किया। नोबेल गैस इनके सामने जब आ गई तो फिर इन्होंने फिर 0 ग्रुप भी डाल दिया उसमें। तो इसलिए अपने ही समय में इन्होंने बार बार इसको रिफाइन किया। तो कई जगह थोड़ा बहुत अलग आपको मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल दिख जाएगी, तो अपडेट भी करते रहे। अब देखिए, ही हैज टेकन 8 ग्रुप्स। ये देखो 8 ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, ये ग्रुप है। सो वॉट एवर आर वर्टिकल कॉलम्स, ये वर्टिकल है, उनको इन्होंने ग्रुप कहा। एंड इट इज नंबर्ड इन रोमन। वॉट एवर आर हॉरिजेंटल कॉलम्स आर कॉल्ड सीरीज। ही हैज टेकन 6 सीरीज। एनी सीरीज, जैसे फर्स्ट सीरीज है, सेकेंड सीरीज है, थर्ड सीरीज है, इसमें सिंगल सिंगल एलिमेंट है। लेकिन फोर्थ सीरीज के बाद इन्होंने 2 लाइनें ले ली। फोर्थ में भी देख लो 2 लाइन ले ली। तो आफ्टर थर्ड सीरीज he has taken subdivided any series into 2 parts. One is top line, other is bottom line. ऐसे ही 5th सीरीज में भी 2 है, टॉप लाइन बॉटम लाइन, और 6th सीरीज में भी 2 है। He has subdivided groups into 2 parts. देख लो, एक तो ये लाइन चलती चली जा रही है कि जो लेफ्ट में है, और एक है टॉप लेफ्ट, और एक है बॉटम राइट। चेक कर लो। तो इस तरीके से एक लेफ्ट में है और एक राइट में है।
वैसे तो किसी चीज के 4 कॉर्नर होते हैं, किसी भी बॉक्स के या किसी भी ब्लॉक के, तो इन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी किसी को यहाँ लेफ्ट में रखा, जैसे बॉटम राइट है तो इन्होंने बॉटम लेफ्ट में रखा, वो इनका अपना मैनिपुलेशन है, क्योंकि इन्होंने नेचर के लॉ को ऊपर रखा। उन्होंने बोल दिया मैं लॉ तो बना रहा हूँ, लेकिन मेरा लॉ झूठा भी हो सकता है क्योंकि नेचर सच्चा है, इसलिए मैं अपनी ही टेबल में कई जगह शफलिंग करूँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य लोगों को ये बताना है कि प्रॉपर्टीज सही होनी चाहिए किसी भी ग्रुप में। तो इन्होंने जो एलिमेंट्स रखे हैं उन सब की एक जैसी प्रॉपर्टीज है, बिकॉज क्लासिफिकेशन इज डन टू एडहियर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, टू नो, टू लर्न सिस्टमेटिकली। तो इसलिए इनका प्राइम पर्पस ये था कि लोग सही चीज जान सकें, कहीं कहीं लॉ डेविएट हो जाए तो हो जाए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो भी है ब्लॉक में किसी किसी को इधर रख दिया, किसी को इधर रख दिया, वो अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहली बात कि जो ग्रुप्स हैं उनको 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, जिनका नाम ए एंड बी डाला गया। जो सीरीज हैं, सीरीज आर सब डिवाइडेड इनटू टॉप सीरीज एंड बॉटम सीरीज आफ्टर थर्ड सीरीज ऑनवर्ड। फिर इसके बाद क्या किया गया, द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑल्सो हैज बीन रिटन। तो जैसे इन्होंने कहा कि जितने भी यहाँ एलिमेंट्स हैं, वॉट एवर एलिमेंट्स आर देयर इन फर्स्ट ग्रुप, दे फॉर्म देयर ऑक्साइड्स ऑफ द फॉर्मूला R2O। जैसे आप देख लो H2O, Li2O, Na2O, K2O, तो सारे इसी तरह से बनाएंगे, चाहे लेफ्ट का हो चाहे राइट का हो, तो Cu2O ऐसे ही बनाएंगे। तो ऐसा इन्होंने बताया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर सभी ऐसे बनाएंगे, Rb2O ऐसा बनाएंगे। और ऐसे ही RO, तो हम जानते हैं कि BeO बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, CaO, ZnO, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड SrO, सब क्योंकि बाईवैलेंट है, तो फिर ये भी बाईवैलेंट और O भी बाईवैलेंट, तो इसलिए सिंगल सिंगल 2-2 दोनों की वैलेंसी है। तो 2-2 दोनों की वैलेंसी होने की वजह से सब बाईवैलेंट है। अब यहाँ देखो, ऑक्सीजन की 2 की वैलेंसी और R को एलिमेंट से प्रदर्शित किया गया। R इज सिंबलाइज्ड फॉर एनी जनरल एलिमेंट्स। तो R की जो भी वैलेंसी इन सब की 3-3 होती है, बोरॉन की 3 है, एल्युमिनियम की 3 है, स्कैंडियम की, गैलियम सबकी, जैसे इन्होंने देखा तो R2O3, ये चीज देख ली। तो R2O3 का मतलब B2O3, Al2O3, Al2O3 हो, तो हम जानते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसी तरह से बोरॉन ऑक्साइड SC2O3, दैट इज स्कैंडियम ऑक्साइड। तो ये ट्राईवैलेंट है, तो इसकी वैलेंसी इस पे चढ़ाई और इसकी 2 की इस पे चढ़ाई, तो दैट इज R2O3 बना दिया। फिर RO2 जो टेट्रावैलेंट है, तो कार्बन टेट्रावैलेंट है तो CO2, तो कार्बन की वैलेंसी 4 उसको दी, ऑक्सीजन की 2 उसको दी, फिर 2 को दोनों से डिवाइड किया, जैसे हम 9th में करते थे बेसिक मेथड, क्योंकि जो सिंपलेस्ट रेशो होता है उसी से मल्टीप्लाई होता है। तो इसलिए यह CO2, SiO2, जिसको कि जैसलमेर की बालू कहते हैं, सैंड, सिलिका कहते हैं, जो थर्मस बॉटल में होता है और उसको ड्राईनेस देता है। तो इंजन पार्ट्स में भी SiO2 रखा जाता है, दैट इज सिलिका, ड्राई सिलिका, तो वो चीज़ SiO2 है। तो ये सारी चीज़ रखी गई। यहाँ का वेदर इसलिए ड्राई है क्योंकि SiO2 यहाँ पर है, सिलिका में सबसे ज़्यादा बालू बीकानेर में है, इसलिए वहाँ के एटमॉस्फेयर में जो नमी है दैट इज नॉट देयर, तो मॉइस्चर बहुत कम है, और इसीलिए पूरे देश की जितनी भी भुजिया बनती हैं, पापड़ बनते हैं, या कोई भी मिक्सचर बनती है, सब बीकानेर की बनती है, चाहे हल्दीराम की हो चाहे बीकाजी की हो, क्योंकि वहाँ बनाने के बाद में वो क्रिस्पी रहता है, क्योंकि वहाँ के नेचर में वाटर कंटेंट बहुत कम है, तो ह्यूमिडिटी कहीं पर भी कम होगी तो वहाँ कोई भी चीज़ बनाई जाएगी तो वो सॉफ्ट नहीं रहेगी, वो क्रिस्पी बनी रहेगी टिल पैकेजिंग। तो इसलिए पूरे भारत की जो नमकीन पैकेजिंग होती है वो बीकानेर में होती है, क्योंकि वहाँ बालू सबसे ज़्यादा है, SiO2 जिसको सिलिका भी कहते हैं। सो राजस्थान का वैसे भी जो वेदर है वो ड्राई वेदर है। खैर जो भी हो, RO2 तो CO2 और इस तरीके से, फिर R2O5, तो इस तरीके से जैसे N2O5 ऐसे P2O5, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5,
N2O5 डाई नाइट्रोजन और O5 पेंटा ऑक्साइड। ऐसे ही V2O5 डाई वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, ऐसे चलता चला गया। तो इसी तरीके से ऐसे बनाया। फिर आगे देखिए RO3, जैसे O3, अब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ तो ठीक नहीं बैठेगा, अगर आप O3 लिखोगे तो कुछ नहीं होगा, O3 होता है बस इसका। और फिर SO3 होता है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ऐसे आगे भी चल सकते हो। तो CrO3 क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, ऐसे चलता चला जाएगा। तो जिनकी 6 की वैलेंसी है, 6 की भी वैलेंसी देखी जाती है, तो वो फिर क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं SO3। वो हम आपको समझा देंगे अभी आगे। फिर R2O7, जैसे फ्लोरीन तो ये नहीं बनाता है R2O7 करके, लेकिन क्लोरीन बनाता है, तो Cl2O7। सो डाई क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड, हेप्टा का मतलब 7, तो डाई क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड। ऐसे आगे भी चलेंगे Mn2O7, तो इसको सिंपली कहते हैं मैग्नीज ऑक्साइड। तो ऐसे चलता चला जाएगा। फिर इसके आगे आता है 8th ग्रुप। 8th ग्रुप में इन्होंने ट्राइड ले लिया 3 का। 8th ग्रुप क्या होता है, इसकी वेरिएबल वैलेंसी है, जरा चेक करो। आयरन FeO भी होता है, Fe2O3 भी होता है और Fe3O4 भी होता है। आयरन की वैलेंसी आपने 9th में पढ़ी है, 2 भी होती है, 3 भी होती है और भी होती है, जो कि हम अभी आपको बताएंगे। 9th में तो आपने 2 ही पढ़ी है। इसी तरीके से कोबाल्ट की वैलेंसी, निकिल की वैलेंसी, ये सब भी बदलती रहती है। तो इनकी वैलेंसी फिक्स्ड नहीं है, वेरिएबल है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बीच के एलिमेंट्स हैं, थोड़ा इसके बारे में, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है यहाँ पर दी गई, ये देखिए। सो दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 3rd ग्रुप से लेकर ये 12 ग्रुप तक, वैसे इसमें 18 ग्रुप हैं मॉडर्न में, तो 3rd से लेकर, ये देखो, 3rd से लेकर 12 तक जितने भी हैं सबकी वेरिएबल वैलेंसी है। तो इनकी एक जैसी नहीं है, ये फिक्स्ड नहीं है, ये बदलती रहती है। तो इनकी वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी कही जाएगी। सो एज दे है वेरिएबल वैलेंसी, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ अब देखिए, तो दीज आर हैविंग वेरिएबल वैलेंसी, इनको यहाँ रखा गया। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो ट्रायड में यहाँ पर रखे गए, तो यहाँ लिख भी दिया गया है। तो अब इनकी वेरिएबल वैलेंसी है, तो ये कैटालिस्ट भी है। इनमें से किसी को भी उठाकर किसी केमिकल रिएक्शन में डाल दीजिए तो उसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, क्योंकि जिसको जितनी वैलेंसी चाहिए ये दे सकते हैं। कोई कहेगा कि मैं 1 से रिएक्ट करना चाहता हूं, तो ये बोलेगा हाँ हमसे कर लो। कोई कहेगा मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कहेगा हमसे बॉन्डिंग करो। कोई 3 बोलेगा तो हमसे बॉन्डिंग करो। तो जब इनके पास वेरिएबल वैलेंसी है तो ये रिएक्शन को जल्दी से जल्दी अकम्प्लिश करा सकते हैं। कैटलिस्ट का काम होता है कि किसी भी रिएक्शन को फास्टेस्ट रेट में कराना। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, जो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि ये जितने भी ग्रुप हैं, यहाँ से 3rd से शुरू होकर ये जितने भी ग्रुप हैं लेकर 12 तक, ये सभी कैटालिस्ट हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनके सबके सॉल्ट कलर्ड हैं। जैसे FeSO4 देखा है, हल्का ग्रीन है। CuSO4 देखा, ये सब यही तो हैं। CuSO4 का कलर देख लो। तो ये सारे जितने भी हैं, कोई नीला, पीला, हरा, गुलाबी, दैट इज पर्पल, ग्रीन, सब सॉल्ट इसके कलर्ड हैं। जबकि ये जो शुरुआती 1st और 2nd ग्रुप के हैं, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, किसी में कोई कलर ही नहीं है। तो 1st और 2nd ग्रुप के सॉल्ट कलरलेस हैं, इनका कोई कलर नहीं है। इनके सबके सॉल्ट कलर्ड हैं जो बीच वाले हैं। और फिर लास्ट में देखो तो लास्ट वालों के सॉल्ट भी कलर नहीं है, वो भी कलरलेस हैं। 12 के आगे 13, तो वो हम बाद में देख लेंगे। सिर्फ इतना जान लीजिए कि जिसकी वेरिएबल वैलेंसी होगी उसके सॉल्ट कलर्ड होंगे। क्यों कलर्ड होंगे उसका रीजन हम बाद में बताएंगे। तो इस तरीके से अभी हम देखते हैं, जितनी चीजें देख ली कि ऑक्साइड कैसे बनता है। अब देखो RH, तो RH है तो ये HH कैसे बनेगा, H2 बन जाएगा। LiH, NaH, हाइड्राइड, तो हाइड्राइड बनाते हैं तो इसमें H माइनस रहेगा, Li प्लस H माइनस, तभी तो हाइड्राइड बोला गया है। लिखा भी है हाइड्राइड, आप पढ़ो हाइड्राइड, तो निगेटिव हो जाएगा। ऐसे
BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड, Be2 प्लस और H माइनस, तो BeH2, MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड। ऐसे ही AlH3 ट्राईवैलेंट है तो AlH3 बना देगा। ये मेटल और H नॉन मेटल, मेटल पहले लिखा जाएगा, नॉन मेटल बाद में लिखा जाएगा। CH4, अब यहाँ से कोवैलेंसी, अब ये हाइड्राइड नहीं रह गए, बस CH4 मीथेन हो गया। नाउ इसी तरीके से आगे SiH4 सिलेन, ग्रीस, जिस ग्रीस को हम साइकिल में लगाते हैं वो ग्रीस हो गई। ऐसे ही फिर ट्राईवैलेंट है, 1 2 3 4, 4 की वैलेंसी, फिर 3 2 1। ऑक्सीजन के साथ वैलेंसी बढ़ती ही चली जाती है, 1 2 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी पहले बढ़ती है फिर घटती है, क्योंकि अब ये मत सोचो कि नाइट्रोजन के चारों तरफ 5 हाइड्रोजन घेर लेंगे, है इसकी 5 की वैलेंसी, तो घेर नहीं सकते हैं, क्योंकि 5 हाइड्रोजन घेरने के लिए उतनी जगह भी तो होनी चाहिए, नाइट्रोजन छोटा सा है, तो इसलिए यहाँ वैलेंसी घट जाती है NH3। जबकि ऑक्सीजन बाईवैलेंट है, तो एक एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसलिए कम ऑक्सीजन में ही काम बन जाता है। लेकिन इस केस में यहाँ पर देखो 2 नाइट्रोजन पर 5 ऑक्सीजन हैं, N2O5। यहाँ तो फिर अगर हाइड्रोजन लगाओगे तो 1 नाइट्रोजन 5 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, NH5, तो उतने स्टेरिक हिंड्रेंस है। स्टेरिक का मतलब स्पेस में उतने एटम एक साथ एकोमोडेट नहीं हो सकते, इसलिए हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी पहले 4 तक जाती है फिर घटती है, ऑक्सीजन के साथ वैलेंसी बढ़ती है। इसको भी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। नाउ तो 4 तक गई फिर घटी NH3, और आगे देखो फिर ये 2 तक गई RH2 तो H2O, फिर 1 तक गई HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, और इनके साथ कोई दी नहीं गई है वैलेंसी, क्योंकि इनमें कोई फिक्स्ड नहीं है, ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल होने की वजह से बदलती रहती। यहाँ पर भी फिक्स्ड नहीं है, इन्होंने RO4 लिख दिया, पर बाद में देखा गया कि Fe तो सबके साथ बनाता है सब तरीके से, दैट इज Fe2O3, FeO, Fe3O4, तो ये कहाँ रह गई? अगर आप सोच रहे हो कि RH4 रह जाएगी तो कहाँ रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। तो इसलिए किसी किसी के साथ ऐसा होता है, जैसे ऑस्मियम तो OSO4 बनता है, बाकी किसी के साथ ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सो लेट अस राइट व्हाट आर द फीचर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी पीरियोडिक टेबल के फीचर्स क्या हैं, मतलब कैसे कैसे इनकी टेबल चलती है। फिर इनकी टेबल के मेरिट्स देखेंगे कि इसमें खूबियाँ क्या हैं, फिर इसमें देखेंगे डीमेरिट्स, लिमिटेशन, इसमें कमियाँ क्या हैं। तो ये 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। नाउ फर्स्ट दैट इज सेलिएंट फीचर्स, इनकी टेबल के फीचर्स क्या क्या हैं। सो salient features of Mendeleev's periodic table. So he has considered atomic mass as determining factor of properties। पहली बात, उन्होंने ये देखा कि एटॉमिक मास को अगर सजाया जाए, जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका एटॉमिक मास शुरू से आखिरी तक बढ़ता ही जा रहा है। आप यहाँ देख लो, सो इट इज इंक्रीजिंग, यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ से शुरू हुआ तो 1.008, फिर 6 पॉइंट, बढ़ता ही चला जा रहा है, ये सब बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ तक सबसे ज़्यादा है, लास्ट तक सबसे ज़्यादा है। तो सारे एलिमेंट से इंक्रीजिंग ऑर्डर में
पहली लाइन के बाद अगर दूसरी लाइन भी उसी सीरीज में तो बढ़ता ही चला जा रहा है, फिर थर्ड लाइन में और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये 208 तक आ गया, ये लास्ट है सबसे ज़्यादा। तो इस तरीके से इन्होंने एटॉमिक मास को डिटरमाइनिंग फैक्टर लिया, निर्धारक तत्व लिया। He has considered atomic mass as determining factor of properties. Second, he has arranged elements in increasing order of atomic mass. So he has arranged elements in increasing order of atomic mass. एटॉमिक मास ऐसा इन्होंने किया इन मैट्रिक्स फॉर्म, इनकी टेबल मैट्रिक्स फॉर्म में है। मैट्रिक्स फॉर्म का मतलब है कि जैसे अलग अलग होता है, तेंदुलकर, रोहित शर्मा, ऐसे अलग अलग नाम लिए जाते हैं, फिर उसने कितने ओवर फेंके, कितने मेडन है, कितने विकेट हैं, कितने रन है। तो इस चीज़ की जो टेबुलर फॉर्म होती है उसको मैट्रिक्स फॉर्म कहते हैं। इसमें अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं होती कि तेंदुलकर ने इतने ओवर फेंके, इतने मेडन किए, इतने रन, क्योंकि इसको और इसको अक्रॉस देख करके हम पता लगा सकते हैं कि किसने कितने ओवर फेंके और कितने रन दिए, कितने मेडन हैं। तो इनकी टेबल भी मैट्रिक्स फॉर्म में है, जैसे कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में थी, तो इनकी भी मैट्रिक्स फॉर्म में है। सो हिज टेबल इज इन मैट्रिक्स फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ 8 vertical columns called group, consisting of 8 vertical columns called group। तो 8 वर्टिकल कॉलम है जिनको इन्होंने ग्रुप कहा, एंड 6 हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल को कॉलम कहते हैं, ध्यान रखिएगा, एंड 6 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड सीरीज, उसको सीरीज कहा। तो ये सीरीज हो गई। वर्टिकल कॉलम्स या जिन्हें ग्रुप कहा गया है, ग्रुप्स आर नंबर्ड इन रोमन, ग्रुप्स आर नंबर्ड, वर्टिकल है, वर्टिकल का मतलब नीचे की ओर जाते हुए, और रोज का मतलब क्या होता है, इधर की ओर जाते हुए। रोज इधर होता है, वर्टिकल नीचे होता है। सो ग्रुप्स आर नंबर्ड इन रोमन, तो रोमन नंबर में इन्होंने लिया। जैसे कि हम लोग अपनी क्लास का नंबर लेते हैं, वो रोमन लिखा जाता है, तो फर्स्ट, सेकंड, ऐसे 9th 10th ऐसे क्लास चलती है। तो ये, तो ग्रुप्स आर नंबर्ड इन रोमन एंड ईच ग्रुप इज सब डिवाइडेड into A and B groups, and each group is subdivided into A and B। दो ग्रुप में सब डिवाइड किया। 8th group contains transition elements with variable valency। 4th, series are numbered in Arabic, series are numbered in Arabic। अरेबिक नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 ऐसे किया। एंड 4th series and onward are having 2 sub series, and 4th and onward series have 2 sub series, bottom, top series and bottom series have 2 sub series। उसको कुछ लिखा नहीं उन्होंने कि सीरीज,
सीरीज ऐसे लिखा है इसमें, फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज, तो बुक में आप पे लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है कि ऊपर वाली को लिखा है फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज। सो इस तरीके से ऐसे लिखा है, फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज, फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज। अब देखो नाउ, ये तो बात हो गई कि उन्होंने ग्रुप्स और सीरीज किस किस तरह से लिए। नेक्स्ट, जो इनकी ग्रुप्स हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड में सारे मेटल्स आते हैं और राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स आते हैं। तो आप ये देख लें कि इस तरीके से चलता चला जाता है। आप यहाँ देख लें कि जितने भी एक्टिव मेटल्स और सब हैं ये लेफ्ट में हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये हैं। और इधर देखोगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन राइट हैंड साइड में ये है। लेकिन एक्सट्रीम राइट में ट्रांजिशन मेटल आता है, एर्थ वाली में ट्रांजिशन मेटल आता है। नाउ अब देखें फिफ्थ पॉइंट इनका क्या है। एलिमेंट्स इन ए पर्टिकुलर ग्रुप्स आर हैविंग सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप में आप देख लो, पर्टिकुलर ग्रुप में सारे मत देखना, पर्टिकुलर ग्रुप में अगर आप लेफ्ट लेफ्ट देख रहे हो तो लेफ्ट लेफ्ट देखना, और राइट राइट देख रहे हो तो राइट राइट, क्योंकि दो ग्रुप हैं, ये नहीं कि पूरा ही देखने लग जाओ। सो ये एलिमेंट्स इन सब ग्रुप ऑफ एनी ग्रुप आर हैविंग सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। ऐसे यहाँ देखना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये वाले मत देखना, नहीं तो मैग्नीशियम ज़्यादा एक्टिव है और जिंक उतना एक्टिव नहीं है, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए सोडियम, पोटेशियम ये सब एक्टिव हैं। अगर आप सोचो कि कॉपर पानी में डालने से आग कहाँ लगती है, तो क्वाइनेज मेटल, इससे तो क्वाइन बनती है। तो इसलिए या तो सब ग्रुप देखो, सारे मत देखो किसी ब्लॉक के। सो एलिमेंट्स इन सब ग्रुप ऑफ एनी ग्रुप आर हैविंग सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स इन सब group of any group are having similar chemical and physical properties. Next, eighth group कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो एर्थ ग्रुप जो है वो संक्रमण तत्व है। ट्रांजिशन मेटल का एक और भी मतलब होता है कि जिसमें आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ना जाके उसके अंदर वाले में जाता है, अल्टीमेट में ना जाकर पेनल्टीमेट में जाए। तो आप ये मान लेना दोज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऐसा हम आगे देख लेंगे। सो वैसे सिंपली भी ये कहा जा सकता है कि transition elements are those which are having variable valencies having similar radius। तो अगर सिमिलर रेडियस है तो उनको आपस में एलॉय बनाया जा सकता है। अगर एक जैसा रेडियस होगा तो उनकी आपस में मिक्सिंग की जा सकती है। और जैसे आप देखते हैं ब्रास, ब्रॉन्ज, इसी तरीके से जो शोल्डर होता है जिससे आप वायर जोड़ते हैं, ये सारे ट्रांजिशन मेटल से ही बनाए जाते हैं क्योंकि इन सब का रेडियस सेम है। तो अगर आप एक घर बना रहे हैं और उसमें ईंटें एक जैसी साइज़ की हैं तो आसानी से वो घर टिक जाएगा, और एक बहुत बड़ा पत्थर, एक छोटी ईंट है तो नहीं टिकेगा। तो इसलिए अगर एक जैसा रेडियस हो और थोड़ा बहुत वेरिएशन हो तो इनमें सिर्फ 15% वेरिएशन है। इन सब का रेडियस चाहे Fe का ले लो, ये सब ट्रांजिशन मेटल हैं। कोबाल्ट, निकिल, ऑस्मियम, इन सब का एक जैसा रेडियस होता है। ऑस्मियम, तो इन सब का रेडियस एक जैसा है, तो इसलिए इनको आपस में मेल्ट कास्ट किया जा सकता है और एलॉय बनाया जा सकता है। इनकी वेरिएबल वैलेंसी है तो इसलिए इनको कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारे कलर्ड सॉल्ट देते हैं, तो ये बड़ी बात है, एर्थ ग्रुप वाले ही कलर्ड सॉल्ट देते हैं। तो इस तरीके से देखा जा सके तो एर्थ ग्रुप
So elements in eighth group are called transition elements. ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं. दे आर केप्ट इन ट्रायड. ऐसा कोई ट्रायड की इनमें प्रॉपर्टी नहीं है कि इनका अर्थमेटिक मीन हो, वैसा कुछ नहीं, बट 3 के ग्रुप में रखे गए हैं. केप्ट इन ट्रायड. These are all metals, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट सभी मेटल हैं, टिपिकल मेटल हैं जो मशीनरी बनाने के काम में आते हैं. सो दीज आर ऑल मेटल्स, सभी मेटल्स हैं और हैवी मेटल्स हैं. हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है सब इनमें है. हैविंग वेरिएबल वैलेंसीज, सबकी वेरिएबल वैलेंसीज होती है. यूज्ड एज कैटलिस्ट, उत्प्रेरक के काम में आते हैं. सो इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन इफ एडेड इन स्मॉल अमाउंट. जैसे थोड़ी हींग खा लो तो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव प्रोसेस बहुत तेज हो जाता है, तो हींग एक कैटलिस्ट है. उसी तरीके से ये सारे कैटलिस्ट हैं. किसी रिएक्शन में डाल दो तो ये खुद कंज्यूम नहीं होते हैं, बट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं. तो इंक्रीज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. जैसे टीचर एक कैटलिस्ट होता है, तो टीचर क्या करता है कि मोटिवेट करता है बच्चों को, और बच्चे पढ़ पढ़ के निकलते जाते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के आते हैं वो भी पढ़ के निकलते जाते हैं. तो बच्चों को प्रमोट करता है, खुद वहीं रहता है. तो इस तरीके से वो खुद कंज्यूम नहीं होगा, लेकिन बच्चे आगे बढ़ते चले जाते हैं. तो उसी तरीके से ये कैटलिस्ट है. सो ये इजी पाथवे देते हैं कि कोई रिएक्शन आसानी से हो सके. इंक्रीज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो कैटलिस्ट हैं सारे के सारे. नाउ इसके अलावा टोटल 40 ट्रांजिशन मेटल अभी आज की स्थिति में है, बट उन्होंने जो भी रखे उनकी टेबल में तो टोटल 9 ही हैं. सो दीज आर यूज्ड एज कैटलिस्ट. दे फॉर्म एलॉय, क्योंकि इनमें रेडियस का वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो सब आपस में मिला के अच्छी तरीके से एलिमेंट बनाए जा सकते हैं, एलॉय बनाए जा सकते हैं. दे कैन बी कास्ट मेल्टेड, मेल्टिंग करके फिर से उसको ढाला जाए. दे कैन बी cast melted to form alloy. They give colorful salt. अगर मान लो इसको नॉन मेटल के साथ डाल दो, Fe को SO4 के साथ डाल दो, कोबाल्ट को COCl2, तो पर्पल कलर का खूबसूरत सॉल्ट आता है. NiCl2 डार्क ग्रीन सॉल्ट आता है. तो इस तरीके से दे फॉर्म कलरफुल सॉल्ट्स. तो उन्होंने ट्रांजिशन मेटल को सबसे अलग ही कर दिया, ये भी बड़ी बात है. वेरिएबल वैलेंसी वाले को अलग ही कर दिया. अब जरा देखिए 7. ही हैज ऑल्सो कंसीडर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टी. यानी जो अलग अलग मेटल की प्रॉपर्टीज थी उनको पता करने के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी इंक्लूड किया. इसके पहले लोगों ने फिजिकल को किया था, तो मेंडलीफ ने ये काम किया. ही हैज़ फर्स्ट टाइम इंक्लूडेड केमिकल प्रॉपर्टीज एज ए पॉइंट फॉर प्रॉपर्टीज. सो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स. फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स. तो ये काम भी इन्होंने किया. while classifying elements, while classifying
उन्होंने इसको भी लिया, तो ये बड़ी बात है, जिससे कि सो दैट हिज पीरियोडिक टेबल इज मोर रिलायबल एंड जेन्युइन, सो दैट the resemblance of properties are more reliable. तो ये भी बड़ी बात है, वो ज़्यादा रेलेवेंसी हो गई और जेन्युइन हो गई। दो ही हैज, हमने ऊपर आपको बता दिया है कि सारे एक ग्रुप और सब ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी है। दो ही हैज अरेंज्ड पीरियोडिक टेबल in increasing order of atomic mass, but he has given more weightage to properties of elements. उन्होंने लगाया है, लेकिन कई जगह पे ये देखने को मिलता है कि उन्होंने अपने लॉ को महत्व नहीं दिया। उन्होंने किसको महत्व दिया? उन्होंने महत्व दिया है नेचर को, प्रॉपर्टीज को। आप देख लो कोबाल्ट और निकल में देख लो, कोबाल्ट का ज़्यादा एटॉमिक मास है बट वो निकल के पहले रखा गया है। सो इन्वर्शन ऑफ एटॉमिक मास भी देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोबाल्ट और रोडियम की एक जैसी प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने कहा नहीं, प्रॉपर्टी को प्रमुखता देंगे, एक जैसी प्रॉपर्टी को एक साथ रखेंगे, जिससे कि जो यूज़र्स हैं वो मिसगाइड ना हो जाएं। तो कहीं कहीं इन्वर्सन किया और लोगों को बता दिया, साइंटिस्ट को, कि इनका एटॉमिक मास फिर से चेक करो, तुमसे गलती हो सकती है, बट नेचर से गलती नहीं हो सकती है, जैसा कि इनकी माँ ने सिखाया था। सो ही हैज़ गिवन मोर वेटेज टू प्रॉपर्टीज एंड डिफाइड हिज ओन लॉ, अपने ही लॉ को झूठा साबित कर दिया कई जगह। इट वॉज ए बोल्ड स्टेप जो कि पहले किसी साइंटिस्ट ने नहीं लिया था। सो हिज टेबल इज यूज़र फ्रेंडली, कि जिससे सही प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ी जा सके। सो दो he has arranged elements in increasing order of atomic mass, though he has arranged elements in increasing order of एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में लगाया, बट ही हैज गिवन मोर वेटेज टू प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। मोर वेटेज, तो सारे प्लेक कार्ड जितने इन्होंने बनाए थे एक साथ वैसे पिनअप कर दिए कि उसके नीचे, फिर उसको मैनिपुलेट किया कि सारे एक जैसे एक जगह ही हों, जिनकी एक जैसी वैलेंसी वो भी एक जगह हों। मोर वेटेज टू प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, सो एट सर्टेन प्लेसेस, एक दो जगह नहीं, तीन चार जगह ऐसा पाया जाता है। एट सर्टेन प्लेसेस इनवर्सन ऑफ एटॉमिक मास इज टेक्स प्लेस, यानी उल्टा हो गया, ज़्यादा एटॉमिक मास पहले आ गया, कम वाला बाद में। इनवर्सन ऑफ एटॉमिक मास हैज टेकन प्लेस, ऐसा भी हुआ है। सो सच पेयर्स आर, ऐसे कौन कौन से पेयर हैं जहां हुआ है? कोबाल्ट एंड निकल, ये चीज हुआ है। नाउ द सेम इज विजिबल इन वेनेडियम एंड क्रोमियम में भी देखने को मिलता है, जैसे 50.94 और 50.20, तो ये बड़ा हो गया। तो ऐसा और जगह भी अगर आप देखेंगे तो देखने को मिल जाएगा।
सो वेनेडियम क्रोमियम। सो ऐसा क्यों किया? ये इसलिए किया कि प्रॉपर्टीज को इन्होंने प्रमुखता दी है। ही हैज गिवन मोर वेटेज टू प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, तो ऐसा किया गया है। These are the various features which has been given by him, and he has represented R by element and given the formula of oxide as RXOY. For oxide he has given formula RXOY, जहाँ पर R represent elements, where R represent element, और वो हो गया। फॉर हाइड्राइड, तो हाइड्राइड के लिए उन्होंने क्या किया? सो ही हैज गिवन फॉर्मूला RHX, ऐसा किया। तो R रिप्रेजेंट एलिमेंट है। 10th, ही हैज लेफ्ट सर्टन प्लेसेस वैकेंट, कुछ जगह इन्होंने खाली भी छोड़ दी क्योंकि वहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं था और नेक्स्ट वाला एलिमेंट रिजेंबल कर रहा था। तो ऐसी बहुत जगह हैं जो उन्होंने वैकेंट छोड़ दी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ देखने को मिलता है, ये देखो, तो कुछ कुछ जगहों पर खाली छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? एलिमेंट्स थे ही नहीं उस समय, डिस्कवरी नहीं हुए थे। तो और जिंक के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मिलती थी वो आर्सेनिक, किससे मिलती थी, तो ये सब छोड़ दिया। फोरकास्टिंग इट्स देयर प्रॉपर्टीज इन एडवांस, कि आगे चल के यहाँ जो एलिमेंट डिस्कवर होंगे उनकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम जैसी होगी, और जो सिलिकॉन जैसे होंगे उनकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन जैसी होगी। और उन्होंने संस्कृत का वर्ड एक लिया, तो बोला एक एल्यूमिनियम, इसका नाम दिया एक एल्यूमिनियम, एक सिलिकॉन या एक्का सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम। तो ऐसा किया, एका बोरॉन, तो ऐसा उन्होंने किया। तो बस्सी अलगा सीजे, तो बस्सी BSC, स्कैंडियम जब डिस्कवर हुआ तो उसकी प्रॉपर्टी बोरॉन जैसी पाई गई। अलगा, जब यहाँ पर Ga गैलियम डिस्कवर हुआ तो उसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम जैसी पाई गई। CJ Ge डिस्कवर हुआ जर्मेनियम, तो सिलिकॉन जैसा पाया गया। तो एक सिलिकॉन, एक एल्यूमिनियम, एक बोरॉन, ऐसा बोलते हुए उन्होंने कुछ प्लेसेस लेफ्ट छोड़ दिए। ये बहुत बोल्ड स्टेप था, और ये फोरकास्ट करना कि आगे इनकी प्रॉपर्टी होगी। सो ही हैज लेफ्ट सर्टेन प्लेसेस वैकेंट, forecasting their properties in advance. He has left certain places vacant, stating that those elements will be discovered in future, and forecasting their properties in advance. So ऐसा किया। इसका एग्जाम्पल है, जैसे एक बोरॉन, बोरॉन के नीचे का प्लेस छोड़ दिया, एक एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नीचे का प्लेस छोड़ दिया, एक सिलिकॉन, सिलिकॉन जैसा नाम है, एक सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के नीचे का प्लेस छोड़ दिया। बाद में जब इनकी डिस्कवरी हुई तो बस्सी अलगा सीजे,
फिर बाद में पता चल गया कि बोरॉन के नीचे बस्सी आ गया, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम आ गया और सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम आ गया। तो इस तरीके से स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम बाद में जब डिस्कवर हुए तो उनकी प्रॉपर्टी वैसी ही पाई गई और नीचे रख दिया गया। दैट इज स्कैंडियम, दैट इज गैलियम, that is germanium. Now elements in a particular group are having same valency. ये बड़ी बात है इनके में। in a particular group have same valency, hence same formula for oxides and hydrides. ये भी है, जैसे कि अगर हम अलग अलग ग्रुप लें तो ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे लिया जा सकता है। अब इनकी वैलेंसी क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो एलिमेंट्स क्या हैं? जो एलिमेंट्स ले लेते हैं लीबे बकनॉफ, लीबे बकनॉफ ले लीजिए। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, जो प्रेडिक्ट किया गया था, तो उन्होंने बोला यहाँ R2O होगा, फिर बोला RO होगा, फिर R2O3, RO2 और R2O5, RO3 और R2O7। तो अगर आप इनकी वैलेंसी देखोगे और ऑक्सीजन की वैलेंसी, तो बड़े आसानी से ये फार्मूला आप निकाल सकोगे। जैसे कि इस चीज़ को समझने के लिए, जैसे अब आप देख लीजिए कि कोई भी एलिमेंट है तो F ले लीजिए और O ले लीजिए, या और कोई ले लीजिए जो आप जानते हो, N ले लो, O ले लो। तो N की वैलेंसी कितनी है? 5 है। ऑक्सीजन के साथ ये मैक्सिमम वैलेंसी शो करेगा। जो इसकी आउटर मोस्ट है वही इसकी वैलेंसी मान ली जाएगी। सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ऑक्सीजन की ये प्रॉपर्टी कि वो सारे इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो 5 है तो 5 के 5 ले लेगा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना होता है? 5 होता है, तो ऑक्सीजन सारे ले लेगा। और इसी तरीके से सबके सब ले लेता है ये। और इसकी 2 है तो ये यहाँ ले लो, ये यहाँ ले लो, तो N2O5 ऐसे आ जाएगा, N2O5। तो फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड क्या बनेगा यहाँ? Li2O BeO। BeO क्यों बना? क्योंकि बेरिलियम की 2 है और ऑक्सीजन की भी 2 है, तो 2 तो नहीं लिखा जाएगा, इनको सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट किया जाएगा, तो BeO। B बोरॉन की 3 होती है तो B2O3, बोरॉन की इधर लिख दी, ऑक्सीजन की इधर लिख दी। CO2 कार्बन की 4, ऑक्सीजन की 2। N2O5 ऐसा। यहाँ देखिए ये तो खैर ऑक्सीजन है तो O3, और F का नहीं बनता है ऐसा, F के केस में नहीं बनता है। तो ये तो हो गया। अब फिर एलिमेंट अगली सीरीज का लो, तो अगली सीरीज का लेंगे तो सोडियम, नीना, मग, आलसी, PS कलर के का PS कलर। तो इस पे भी इसी तरीके से बनाओ। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, तो Na है
तो Na2O इसी को देखते रहो, इसी से बन रहा है। RO तो MgO, R2O3, Al2O3 हम सभी जानते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। RO2 तो बालू, SiO2। डाईफॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड, Cl2O7 डाई क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड। ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली कि इनके ऑक्साइड का क्या फार्मूला है। फिर इन्हीं ग्रुप के हाइड्राइड का क्या फार्मूला है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसे ध्यान रखें। ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वैलेंसी तो पता ही है आपको कि 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ मैक्सिमम वैलेंसी नहीं शो करेगा ये, तो इसलिए फॉर्मूला जो सजेस्टेड है, यहाँ सजेस्टेड लिख सकते हैं, फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड, सजेस्टेड फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड एंड एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड। तो यहाँ पर दिखाया गया RH, फिर RH2, RH3, RH4, फिर RH3, फिर धीरे धीरे कम होगा, RH2 और फिर RH, ऐसे होगा। लीबे बकनॉफ ले लो एलिमेंट, सो लीबे बकनॉफ, तो फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा ऑफ हाइड्राइड, LiH बेरिलियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, बोरॉन हाइड्राइड, CH4 मीथेन, NH3 अमोनिया, H2O। ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो बाद में लिखा जाता है, O पे माइनस है तो बाद में लिखा गया, H पे प्लस है। तो यहाँ पे यही एक ऐसा एलिमेंट है जो उल्टा है, N पे निगेटिव होते हुए भी है पहले, और HF। इसी तरीके से नी नामगालसी, अगला वाला सीरीज ले लीजिए, नीना मग आलसी, PS कल। तो यहाँ पर इनका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड, ये भी ऐसा ही बनाते हैं, NaH सभी का एक जैसा ही होगा एक ग्रुप में, MgH2 that is AlH3, now SiH4 जिसे ग्रीस कहते हैं, ग्रीस सिलेन जो हम साइकिल में लगाते हैं, ये CNG है। अमोनिया है, पेडिक्योर मैनिक्योर करने के काम में आता है। PH3 फॉस्फीन, ये विस्फोटक है, एक्सप्लोसिव है। H2S एसिडिक गैस है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हमने देखा कि इन सब के एक जैसे फार्मूले हैं। नाउ इसके अलावा इन्होंने क्या बताया प्रॉपर्टीज में, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताई कि ही हैज इंक्लूडेड ऑल 89 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। ये बड़ी बात है, सबको अपनी टेबल में इंक्लूड कर लिया। ही हैज एकोमोडेटेड all elements discovered at that time, सभी को अकोमोडेट कर दिया। इवन ही हैज फोरकास्टेड नॉन डिस्कवर्ड एलिमेंट्स इन एडवांस, ये बड़ी बात है, वो हम मेरिट में लिख देंगे। व्हेन नोबल गैसेस आर डिस्कवर्ड it was inserted, a zero group was inserted and all noble gases are placed in that without disturbing the main series। फर्स्ट ग्रुप के पहले एक जीरो ग्रुप बना दिया और उन्होंने कहा सारे नोबल गैसेस यहाँ आ जाएंगे, तो उनकी पीरियोडिसिटी और जो मैनर था या पैटर्न था एलिमेंट्स का, तो वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ।
तो इन दिस वे दिस टेबल इज़ यूज़र फ्रेंडली, कि हर तरीके से रिलायबल है, आसानी से याद किया जा सकता है। भले ही इसमें कुछ जगह इन्वर्जन हो तो उसे हम अलग से इन्वर्जन देख सकते हैं कि क्या इन्वर्जन है, बाद में याद किए जा सकते हैं। बट लेटर ऑन बाई दैट इन्वर्जन द एटॉमिक मासेस वाज आल्सो करेक्टेड, क्योंकि साइंटिस्ट ने गलत एटॉमिक मास निकाले थे जो बाद में करेक्ट कराए गए। तो इनकी टेबल कई जगह काफ़ी अच्छी है। जो मेरिट्स हम जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कितनी अच्छी है। अभी तो हमने सिर्फ फीचर्स देखे हैं। सो इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इनके टेबल की मेरिट्स क्या हैं, फिर लिमिटेशंस क्या हैं। थैंक यू बच्चों।